पिछले कई दिनों से मुझे हर रात किसी की सिसकियों बड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर जब तक मैं वहाँ जाती आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन ऐसा कर रहा है और क्यों कर रहा है। यही सब सोचकर मैं काफ़ी परेशान रहने लगी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी कि तभी एक रात जब वो सिसकियों की आवाज़ फिर से आई तो मैं बिना देरी किए उस आवाज़ की तरफ बढ़ गई। और जैसे ही मैंने सामने का नज़ारा देखा तो मेरे कदम वहीं ठहर गए। मेरा नाम पंखुरी है और मैं एक शादीशुदा 25 साल की औरत हूँ। मेरी शादी विपुल से हुई है, जो अपनी एक दुकान चलाते हैं। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मैं मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर, जेठ और जेठानी हैं, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। वैसे तो सब अच्छे लोग हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, पर एक चीज़ की कमी है जो हमेशा मुझे खलती है, वो है इन लोगों की छोटी सोच। ये भले आज की पीढ़ी की तरह रहते हैं, पर सोच आज भी इनकी पुराने ज़माने वाली है, जिसकी शिकार मैं बार बार बनती हूँ। मेरी शादी के 1 साल बाद मैं पहली बार गर्भवती हुई। मैं काफ़ी खुश थी अपनी पहली प्रेगनेंसी से, और कोई भी औरत खुश ही होगी जब वो पहली बार माँ बनती है। तब मैं आने वाले बच्चों के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश रहती, पर मेरी जेठानी मेरी ये खुशी देखकर थोड़ी घबरा जाती और मुझसे कहती, पंखुरी, इतना मत खुश हो जाओ कि आने वाले दुख तुम्हें नज़र ही ना आए। बस इतना बोलकर चुप हो जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रही है और क्यों बोल रही है, जबकि उनके भी 2 बच्चे हैं। खैर, देखते देखते मेरा गर्भ 3 महीने का होने वाला था और एक दिन मेरी सास और मेरे पति ने मुझे तैयार होने कहा, ये बोलकर कि डॉक्टर के पास हमारा अपॉइंटमेंट है। मैं अपॉइंटमेंट के नाम से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपनी डॉक्टर से मिलकर आई थी और उन्होंने 2 महीने बाद मुझे बुलाया था। इसलिए मैं अपने पति से पूछने गई इस अपॉइंटमेंट के बारे में, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये माँ ने कहा है तो ज़रूरी ही है। खैर, मैं ज़्यादा कुछ सोचे बगैर तैयार होकर माँ जी और अपने पति के साथ उस डॉक्टर के यहाँ गई। जहाँ पहुँचकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो शहर से दूर आउटर एरिया में था और डॉक्टर का व्यवहार भी थोड़ा अजीब लगा। पर मैं ये सोचकर शांत हो गई कि माँ जी यहाँ लाई हैं तो कुछ सोच समझकर ही लाई होंगी, आखिर उनके आने वाली पीढ़ी की बात जो थी। खैर, थोड़ी देर मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर मेरी सासू माँ और पति को बाहर ले गई और कुछ कह रही थी, जिनसे उनके चेहरे पर एक चिंता दिख रही थी। डॉक्टर के बात खत्म होने के बाद दोनों मुझे घर ले आए और 1 हफ्ता बाद मुझे फिर से उसी डॉक्टर के पास ले आई, पर इस बार मुझे सीधा ऑपरेटिव रूम में ले जाया गया। मैं देखकर घबराकर नर्स से पूछने लगी कि ये सब क्या है। तब उन्होंने जो कहा उसके बाद तो मैं सीधा बेहोश ही हो गई, क्योंकि तब तक वो मुझे बेहोशी की दवा दे चुकी थी और जब तक मैं होश में आई तब तक मेरा कोख खाली हो चुका था। मैं ये देखकर चीख चीख कर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास दौड़कर मेरे पास आई और मुझे संभालते हुए कहने लगी, मत रो बहू, वो तेरी किस्मत में है ही नहीं। अब ऐसे विकलांग मानसिक बच्चे को जन्म देकर तू क्या ज़िंदगी भर उसके दर्द को संभालती रहती? नहीं ना, इसलिए दुख और अफसोस मत कर और अपना ख्याल रख। भगवान ने चाहा तो तेरी कोख जल्द ही भर जाएगी। माँ जी की बात सुनकर मैं बोलने ही जा रही थी कि तभी मेरे पति आ गए और वो मुझे संभालते हुए कहने लगे,
पंखुड़ी, प्लीज़ खुद को संभालो और अपना ख्याल रखो। देखो, इसलिए हमने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमें पता था कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम ये सब मत सोचो और आराम करो। ऐसा कहकर विपुल और माझी वहाँ से बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे घर ले आया गया, जहाँ मुझे देखकर मेरी जेठानी कुछ कहना चाह रही थी, पर कुछ कह नहीं पाई। खैर, इसी तरह देखते देखते 6 महीने निकल गए और मैं फिर से गर्भवती हो गई। इस बार मैं खुश कम डरी हुई ज़्यादा थी कि कहीं फिर से ऐसा कुछ न हो जाए। इस बार भी डॉक्टर मुझे 3 महीने बाद चेकअप के लिए बुलाई और फिर से डॉक्टर ने माँ जी से कुछ कहा। माँ जी इस बार थोड़ी निश्चिंत दिखाई दे रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा इस बार सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए मैं डॉक्टर के बताए अनुसार दवा ले रही थी कि अचानक एक दिन मेरा गर्भपात हो गया। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और जब मुझे होश आया तब मौका देखकर वहाँ की नर्स ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई और मेरी आंखों से निर्झर धारा बहने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपने पति और अपनी सास की ऐसी घिनौनी करतूत पर। मैं अब चुप नहीं रहने वाली थी, पर नर्स से किए वादे के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क लेकर मुझे सच्चाई से अवगत कराया था। इसलिए मैं शांत होकर घर आ गई। इस बार मेरी हालत देखकर जेठानी को भी मुझ पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि उन्होंने भी वही सब झेला था जिसे मैं झेल रही थी। वो मौका देखते ही मुझे अपने बारे में बताई कि उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था, पर फ़र्क इतना था कि उन्हें सच्चाई पता था और उन्हें ज़बरदस्ती बार बार गर्भपात कराया जाता था और मेरे साथ झूठ बोलकर वही सब हो रहा था। पर अब मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। 8 माह बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, पर इस बार मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद सबसे छुपा कर रखी थी। पर एक दिन मेरे पति को पता चल गया। वो फिर से डॉक्टर के पास जाने की जिद करने लगे और मैं हर दिन बहाने बनाकर टाल रही थी कि अचानक मुझे एक रात किसी के रोने की सिसकियाँ सुनाई पड़ी। सिसकियों की आवाज़ सुनकर मैं उस आवाज़ की तरफ बेसुध बढ़ती चली गई। देखा तो बगीचे में रखी एक कुर्सी पर एक छोटी सी नन्ही बच्ची बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी सिसकियाँ मेरे कानों को भेद रही थी। उसके रुदन सीधा दिल को छलनी कर रहे थे। दिल को चीर देने वाली वह आवाज़ मुझे झकझोर रही थी। मैं भागते हुए उसके पास गई, उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? और इस अंधेरी रात में तुम मेरे इस बगीचे में क्या कर रही हो? बताओ बेटा, बताओ। मेरे इतना कहने के बाद उस मासूम के रुदन की सिसकियों की आवाज़ और तेज हो गई। ऐसी हृदय भेदी आवाज़ सुनकर मैं और अधिक बेचैन होने लगी। उसे सुन पाना मेरे लिए आसान नहीं था। तभी वो नन्ही सी कली बोल पड़ी, आपने ही तो मुझे इस हाल में छोड़ रखा है ताकि मैं जीवन भर ऐसे ही रोती रहूं। कहते कहते फिर से सिसकियों की आवाज़ गूंज उठती है। नन्ही सी बच्ची की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये नन्ही सी बच्ची कौन है और ये क्या बोल रही है? मैं अपनी उलझन को सुलझाई रही थी कि फिर से वह नन्ही पड़ी अपनी छोटी सी हथेलियों से आंखों को पोंछते हुए कहती है, क्यों मुझे इस दुनिया में आने से बार बार रोक रही हैं आप? इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसा कहकर वो मासूम कली और जोड़ों से सिसकियाँ लेने लगी। मैं अब तक ये सब सुनकर आश्चर्यचकित थी। फिर मैं एक सरगी निगाह से पूरे बगीचे में अपनी नज़र दौड़ाई, पर मुझे मेरे और उस बच्ची के सिवा कोई और नहीं दिखा। इसलिए मैं उस मासूम के सिर पर हाथ फेरते हुए उस मासूम से पूछने लगी, कहाँ है बेटा आपकी माँ? चलिए बताइए,
मैं ढूंढ कर लेकर आऊँगी। मेरे ऐसा कहने पर वो नन्ही पड़ी मासूमियत से मुझे देखती है और अपनी छोटी सी हथेलियों को मेरे सीने पर रख कर बोलती है, आप हो मेरी माँ। क्यों आपने मेरे जन्म लेने से पहले ही मुझे कोख में मार दिया माँ? बोलो ना माँ, मेरा भी तो हक है इस दुनिया में सांस लेने का। फिर क्यों छीन लेती हो मुझसे यह हक माँ? अब मैं कहाँ जाऊँ आपकी इस गली को छोड़कर? बताओ ना माँ। अभी तक भगवान के घर से मेरा बुलावा नहीं आया है माँ। फिर मैं कहाँ जाऊँ? बोलो ना माँ। नन्ही कली के हर शब्द पर मेरी आंखों से सहस्त्रांशुओं की धाराएं बहे जा रही थी और हृदय में मासूम की हत्या का दंश चुभता जा रहा था कि तभी मैं उससे माफ़ी मांगते हुए उसे सीने से लगाने लगती हूँ कि वो गायब हो जाती है और मैं चीख पड़ती हूँ कि तभी मेरी आंखें खुल जाती है। मेरी आंखें अभी भी आंसुओं से तरबतर थी। वो सच रूपी ख्वाब अभी में मेरे आंखों में छाया हुआ था और वो अजन्मी बच्ची मानो मेरे इर्द गिर्द हो और गुहार लगा रही हो कि इस बार मुझे बचा लो माँ। पसीने से लथपथ और आंखों से लगातार निकलते आंसू इस बात का साक्ष्य था कि मेरे घर वालों ने जो जानबूझकर पाप किया है और मुझसे करवाया है उसे रोकने का समय आ गया है। इस बार कुछ भी हो जाए पर मैं अपना गर्भपात किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस बार मेरी अजन्मी बच्ची मेरे साथ थी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। बस यही सोचकर मैं आत्मदृढ़ हो गई और मन ही मन सबको सबक सिखाने का ठान लिया। सबसे पहले मुझे डॉक्टर को सबक सिखाना था, इसलिए मैं सुबह उठते ही चुपके से उसी नर्स को फ़ोन की और अपना प्लान बताया। फिर जब विपुल ने कहा कि डॉक्टर के पास जाना है तब मैं मान गई और पूरी दृढ़ निश्चय के साथ माँ जी और विपुल के साथ डॉक्टर के पास गई। वो कुछ देर मेरा चेकअप की और उठकर जैसे ही जाने लगी वैसे ही मेरे चेहरे पर झलकते मुस्कान और आत्मविश्वास को देखकर डॉक्टर भी पूछने पर विवश हो गई। क्या बात है पंखुड़ी जी, इस बार तो आप काफ़ी खुश दिख रही हैं। मैंने भी कहा, हाँ खुश तो रहूँगी ना, आखिर माँ बनने वाली हूँ और बच्चे के मामा को जो साथ लाई हूँ तो खुशी की बात तो होगी ना डॉक्टर साहिबा। पंखुड़ी जी, मामा यानी आपके भाई यहाँ आए हैं? डॉक्टर कहती हैं। जी डॉक्टर साहिबा, पर सिर्फ मेरे भाई नहीं बल्कि आपके भी भाई यानी पुलिस आए हैं। पुलिस का नाम मेरे मुंह से सुनते ही डॉक्टर डर जाती हैं और कहती हैं, देखिए पंखुड़ी जी, मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपके सासू माँ और पति जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही कहा था कि अगर कोख में बेटी हो तो गिरा देने, और दोनों बार मैंने वैसा ही किया। पहली बार झूठ बोलकर और दूसरी बार गर्भपात की दवा देकर। ऐसा कहकर डॉक्टर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। अरे डॉक्टर साहिबा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं और आप हैं कि खुद ही सच बता रही हैं। तो अब आप सुनिए, अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं पुलिस को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी, वो भी सारे सबूत के साथ। फिर आपको तो पता ही है इसका परिणाम, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही मेरे परिवार वालों को बताएंगी आप। मंजूर है तो ठीक है, वरना पुलिस आती ही होगी। नहीं नहीं पंखुड़ी जी, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मैं वादा करती हूँ आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी और आगे से मैं ये काम भी छोड़ दूँगी। पर पुलिस को कुछ मत बोलिए पंखुड़ी जी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, पर थोड़ी सी भी चालाकी आपने दिखाई तो आप समझ जाइए। नहीं पंखुड़ी जी, आप यकीन रखिए, आप जैसा बोलेंगी मैं वही करूँगी। ऐसा कहकर डॉक्टर बाहर चली जाती है और मेरे पति और सासू माँ को बेटे होने की खबर देती है। बेटे का नाम सुनकर दोनों माँ बेटे के चेहरे पर नूर बिखर जाता है। वे दोनों बहुत खुश थे। खैर, इस बार मेरा काफ़ी ख्याल रखा गया और 9 महीने बाद जब मेरे गोद में लक्ष्मी स्वरूप बेटी आई तो सबके होश उड़ गए। बेटी को देखकर मेरी सासू माँ डॉक्टर पर चिल्लाने लगी,
मैंने कहा था ना, मेरे खानदान में बेटी नहीं आएगी। फिर ये चुप कैसे हो गई डॉक्टर साहिबा? अरे आपको इसी के तो पैसे बढ़ बढ़ के मिलते थे ना, फिर ये गलती कैसे हो गई? आपने मेरे साथ धोखा किया है डॉक्टर साहिबा। गलती नहीं माँ जी, बल्कि सही किया है इस बार डॉक्टर साहिबा ने। और आपने जो मेरे साथ 2 बार धोखा किया उसका क्या माँ जी? मुझे तो हैरानी होती है आप लोगों की छोटी सोच पर। जी, एक औरत होकर भी एक बेटी का महत्व नहीं समझ पाई आप। अरे बेटा घर का चिराग है तो बेटियां घर की रौनक। जिस घर में बेटियां नहीं वो घर घर नहीं होता। और इसलिए मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। मैं अस्पताल से सीधा अपने मायके जाऊँगी और कभी लौटकर नहीं आऊँगी। मेरे ऐसा कहने पर विपुल थोड़ा डर गए और वो मेरे पास आकर माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि आज जब उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया तब वे उस एहसास को महसूस किए जो एक बाप अपने बच्चे के लिए महसूस करता है। खैर, पति को तो तुरंत समझ आ गया, पर सासू माँ को समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगा। पर समझ जरूर गई कि बेटियां भी घर की चिराग और रौनक होती हैं, क्योंकि बेटियों की वजह से ही 2-2 घरों में रौनक होती है। बेटी की चाह में न जाने कितनी ही बेटियां अबॉर्शन गर्भपात की शिकार बन जाती है और कोख में मार दी जाती हैं और लाचार माँ मूक दर्शक बनी रह जाती हैं इस पुरुष प्रधान समाज में, जिसकी सज़ा एक मासूम अजन्मी बच्ची और उसकी माँ को जीवन भर झेलना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी में एक औरत की जीवन की लाचारी और मजबूरियों को दर्शाना चाहती हूँ। एक औरत को वो जो माँ है फिर भी अपनी अजन्मी बच्ची को बचा नहीं पाती हैं, और दूसरी वो बेबस बेटियाँ जिसे कोख में ही दफन कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक बेटी है। ये कैसा समाज है जहाँ बहू सबको चाहिए पर बेटी किसी को भी नहीं चाहिए। पर वो भूल गए कि बेटी होगी तभी तो बहू आएंगी।